औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज बाफज़ल रब्बी हमारा सेकंड लेक्चर है जिसका हमने उन्वान रखा है एज ए होल इस लेक्चर सीरीज़ का, क्लिनिकल वोकेशनल लीगल एजुकेशन इन पाकिस्तान। इसके बाद आप लोगों को स्लाइड में वाज़े एक रेफरेंस नज़र आ रहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है जिसका मैंने प्रीवियस लेक्चर में ज़िक्र कर दिया था। तो आज बेटा ये पार्ट 2 हम कर रहे हैं क्लिनिकल लीगल एजुकेशन का, सिविल लॉ पेपर 1 के हिसाब से। आज जैसा कि आप लोगों से अभी थोड़ी देर पहले मशावरत हुई है कि हमारा मेथड क्या होना चाहिए, कि किस तरीके से हम चलें, कैसे पढ़ें ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। उसके लिए हमने सिविल जज के जो रिसेंटली अभी पेपर हुए हैं वो हमने सिलेक्ट किए हैं। आज के लेक्चर में सिविल लॉ 1 का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मुतल्लिका जो सवालात हैं उनको हम इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। बेटा पहले आप लोगों को जैसे बताया था कि इस लेक्चर को समझने के लिए आप लोगों को गुजारिश है कि लेक्चर नंबर 1 लाजमी सुन लें। जब आप लोग वो सुन लेंगे तो उसके बाद आप लोगों को सेकंड लेक्चर की समझ आ जाएगी। फॉर सेक ऑफ इजी अंडरस्टैंडिंग एंड कन्वीनियंस, तो बेहतर ये है कि क्लिनिकल लीगल एजुकेशन का ना बेटा आप लोगों को शॉर्टली मैं इंट्रोडक्शन दोबारा करा दूं ताकि आप लोगों को इसकी दुरुस्त समझ आ जाए। बेटा ये क्लिनिकल लीगल एजुकेशन एक ऐसा कंसेप्ट है, नज़रिया है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में मुतारफ़ हुआ। अमेरिका में, यूरोप में, बाशमूल बरतानिया 100% ये असूल लागू किया जा रहा है। पाकिस्तान में इसके हिसाब से अभी इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोग देख लेंगे कि ये भी बतौर सब्जेक्ट LLB के निसाब में शामिल कर दिया जाएगा। अब बेटा इसको समझने के लिए ना शॉर्टली स्लाइड में आप लोगों को वाज़े नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ आप लोग इंटरनेट पर इसका मटेरियल भी देख सकते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा तहकीक की, सीनियर वकला साहबान और दीगर जज साहबान से भी ओपिनियन वगैरह ली कि सर ऐसा कौन सा तरीक़ाकार है कि इसके अलावा बेटा आप लोग अक्सरियत बेहतर तौर पर जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक PhD रिसर्च स्कॉलर भी हूँ और मेरा रिसर्च का सारा काम क्लिनिकल लीगल एजुकेशन पर है और इसका रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी बेटा क्या है? रोज़गार। क्लिनिकल लीगल एजुकेशन एंड इट्स रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयबिलिटी, इस पर सारा मेरा रिसर्च वर्क है। तो रिसर्च वर्क तो इंशाअल्लाह ताला रिसर्च वर्क चलता रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो बेटा फ़ायदा हो सकता है आप लोगों को, एग्जैक्टली 100% क्लिनिकल लीगल एजुकेशन का बेटा ताल्लुक़ ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से है, प्लस कि आप की प्रैक्टिस अच्छी कैसे हो सकती है या आप लोग लॉ की डिग्री करने के बाद बेस्ट लॉयर कैसे बन सकते हैं। और सबसे इसमें खूबसूरत बात यह है कि आप लोगों को मोहताज नहीं होना पड़ेगा किसी सीनियर का। ये बहुत बड़ी बात है कि ड्यूरिंग द लीगल एजुकेशन आप लोगों में इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ वगैरह आ जाएं कि जब आप लोग लॉ की डिग्री हासिल कर लें तो आप लोगों को धक्के ना खाना पड़ें। सिंपल सी बात है। तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है बेटा? उस तरीक़ाकार को मद्देनज़र रख के अडॉप्ट करके हमने ये एक आज नया तरीका
शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आप लोगों की मशावरा से होगा, आप लोगों की आसानी से होगा। हम इसको तब्दील भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ये तो देख लेना कि आप लोगों को इसकी समझ किस हद तक आती है। और जो हमारा मेथड है, प्रोसीजर है, अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा, ये सारी मैंने तहकीक की है तकरीबन दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ की, वहाँ क्या तरीक़ाकार लागू है, उसके बाद मैंने इस पैटर्न को शुरू किया है। अब आप लोग किस तरह समझेंगे कि क्लिनिकल लीगल एजुकेशन क्या है? बेटा क्लिनिकल का ना वेरी सिंपल, आज तक हम ये मफहूम समझते हैं कि ये रिलेटेड टू मेडिकल से मुतल्लिका भी है, लेकिन इसका जो अब आज के दौर में मफहूम है, इसे हम लॉ के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से भी लेते हैं। वो कैसे कि एक रियल प्रॉब्लम आप लोगों के पास आता है, रियल क्लाइंट आता है जिसका कोई लीगल इशू है। लीगल इशू सिविल लॉ से मुतल्लिका भी हो सकता है और क्रिमिनल लॉ से मुतल्लिका भी हो सकता है। जैसा कि दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, ख़ासकर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पर ड्यूरिंग द लीगल एजुकेशन स्टूडेंट्स को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ के असातिज़ा कराम हो गए या उन यूनिवर्सिटीज़ का लिंक होता है बार के साथ, कि स्टूडेंट को ऐसी तरबियत, एक्चुअल ट्रेनिंग दी जाए, उसे मौका दिया जाए कोर्ट में पेश होने का, उसे मौका दिया जाए प्लीडिंग्स मुकम्मल तैयार करने का, ताकि वो अपने दौरान तालिब इल्मी ही इतना काबिल हो जाए कि बाद में उसके लिए मसाइल ना हो। बेटा ये ट्रेंड है आजकल की दुनिया में। अब इसका क्लिनिकल लीगल एजुकेशन बेटा आप कैसे समझेंगे? जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि रियल एक्सपेरिमेंटल वर्क होगा। वो कैसे होगा कि पहले आप लोगों को थियोरेटिकल जो मुनासिब होगा पढ़ाया जाएगा, उसके बाद फिर उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझाई जाएगी। आप लोगों के सामने मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स रखे जाएंगे, उन प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रख के आप लोगों ने लॉज को अप्लाई करना है। अब स्पेशली हम अपने ग्रुप्स की तरफ आते हैं कि आप लोग इस वक्त किस स्टेज पर हैं। तकरीबन 90% वो लोग हैं जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थोड़े बहुत ऐसे भी लोग हैं ग्रुप में हमारे जिनका अभी LLB शायद मुकम्मल नहीं है, अगरचे वो स्पेशल इस ग्रुप में नहीं है जो हमने बनाया हुआ है, लेकिन अदरवाइज़ ऐसे बच्चे हैं उनको पता भी चल रहा है, जिनका लॉ भी चल रहा है, तो उनको भी बेटा इसका फ़ायदा होगा। तो हम इंशाअल्लाह ताला थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ये थ्योरी के हिसाब से मुख्तलिफ चैप्टर्स करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, उनका आप लोगों से टेस्ट वगैरह ले लेंगे। उसके बाद आप लोगों को मुख्तलिफ क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी होंगे और प्रपोजिशन की शक्ल में भी होंगे, ताकि आप लोगों को इसकी बेहतरीन समझ आ जाए। अब इसका बेस्ट सोर्स क्या है? नो डाउट इस पर बेटा कोई डिबेट नहीं है, कोई आर्गूमेंट्स वगैरह नहीं है। तरीका कौन सा बेहतरीन है जिसके मुताबिक आप अच्छी खूबसूरत तैयारी कर सकते हैं? वो बेटा जजमेंट्स का ही तरीक़ाकार है। अब आप लोग देख लें, जितने भी आप लोगों के ख़ासकर लॉ रिलेटेड पेपर्स हुए हैं, उसमें तकरीबन अक्सर में ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स का व्यू पूछा गया है। बेटा ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स का व्यू उस वक्त ही आप लोगों को समझ आएगा जब आप लोगों ने उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक से मुतल्लिका तैयारी की होगी। शॉर्टली एंड में यही कहूँगा कि हम तैयारी करेंगे जजमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका सबसे बेहतरीन तरीका होगा बेटा ब्रीफ फैक्ट्स जजमेंट्स के मैं आप लोगों को बता दूंगा, फिर जजमेंट्स भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। उनको आप लोग तसल्ली से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला सब्जेक्टिव में आप लोग उसका रेफरेंस देंगे और प्रपोजिशन में भी आप लोगों को समझ आ जाएगी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। ये है इसका सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार। अब हम आ जाते हैं आज के सेकंड लेक्चर की तरफ। बेटा ये जो इस दफ़ा पेपर आया है ना, इसको ना हम पार्ट्स में कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आप लोगों पर बोझ नहीं डाल रहे कि आप लोगों को बाद में दिक्कत हो। अब ये सिविल लॉ पेपर 1 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो पोर्शन था बेटा, उसमें पूछा गया है फ़र्क एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है।
वाइड एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्रॉमिस एंड रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और लास्ट में दिया गया था ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पोर्शन। बेटा इसके अलावा जो आप लोगों से टेस्ट लिए थे वो भी आप लोग देख सकते हैं, जो इस दफ़ा ऑनरेबल हाई कोर्ट के पेपर्स वगैरह आए हैं, तो उनमें कितने सवालात थे जो मैंने आप लोगों को टेस्ट में ऑलरेडी दिए थे। अब देख लेना आप लोगों को कितना फ़ायदा हुआ, या अल्हम्दुलिल्लाह हम कितनी बेहतरीन तैयारी करते हैं कि वही सवालात पूछते हैं जिनका इम्कान हत्तुल इम्कान मैक्सिमम अंदाज़ा यही होता है कि अब ये सवालात पेपर में आएंगे। बेटा इसके हिसाब से जैसे आप लोगों को बताया है कि प्रपोजिशन को या मुख्तलिफ टॉपिक्स को हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के फैसला जात हैं या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसला जात हैं, उनकी रोशनी में देखेंगे। अब ये आज की ना पहली जजमेंट है, रिपोर्टेड है, ये हमारी PLJ 2009 लाहौर। अब ये बेटा आप लोगों को गुजारिश करता जाऊँ, जो आप लोगों से आरा मांगी थी कि मशवरा दें। अक्सरियत आप लोगों ने ये मशवरा दिया कि सर हमें एज ए होल बेहतरीन तैयारी करनी चाहिए, सिलेक्टेड ना हो, एक एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से करें, कंसेप्चुअल और एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि एग्जामिनर जिस भी तरीके से आप लोगों से सवाल पूछे तो आप उसका मैक्सिमम बेस्ट और करेक्ट आंसर देने की पोजीशन में हों। उसका बेटा तरीक़ाकार यही है, वेरी शॉर्टली, कि जब आप लोग हर टॉपिक पर, हर चैप्टर पर आप जजमेंट्स के हिसाब से तैयारी करेंगे। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि एक एक सेक्शन के हिसाब से आप लोगों की जब तैयारी होगी ना, कि इस सेक्शन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, इस पर जजमेंट क्या है, ये बेटा एक ऐसा तरीका है पढ़ाई का जो बाफज़ल रब्बी बिल्कुल ही नहीं भूल सकता स्टूडेंट को। ये 100% रिसर्च के मुताबिक बेटा दुरुस्त बात है, इस पर कोई डिबेट, कोई आर्गूमेंट्स वगैरह नहीं हैं। लर्निंग का दुनिया का ये सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार है। बेटा अब ये जो जजमेंट है ना ऑनरेबल हाई कोर्ट की, आप लोग पढ़ लेंगे, लेकिन ब्रीफ फैक्ट्स मैं आप लोगों को इसके बता दूं। बेटा इसका ये कहानी कुछ इस तरह है, कोई लाहौर की थी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो कंपनी के नाम थी जिसमें पार्टनरशिप थी, पहले पार्टनरशिप थी, तो उन लोगों ने, पार्टनर्स ने कंपनी को ज़मीन बेच दी। अब आजकल पाकिस्तान में हमारा कंपनी एक्ट है 2017 का। अब ये भी बात आप गौर से सुन लें, अगरचे ये हमारे सिविल लॉ के इसमें सिलेबस में कंपनी एक्ट नहीं है, लेकिन बेटा आप लोग एक ऐसे इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं या एक ऐसी सीट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं कि एज ए होल जो हमारे बेसिक लॉज हैं ना पाकिस्तान के, उन पर आपकी एक बेहतरीन ग्रिप होनी चाहिए। एक्चुअली बेटा मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से आप लोग सिविल जज बन जाए। जब आप लोग सीट पर बैठेंगे पहले दिन, यकीनन ऐसी फाइल्स आप लोगों के सामने आएंगी जिसमें कंपनी एक्ट से मुतल्लिका कोई मामला हो सकता है, रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स का, फिर और डिबेट शुरू हो जाएगी वक्त के साथ साथ कि आप लोग ये कहेंगे कि सर ये तो कंपनी जो हमारे कोर्ट्स होती हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट के कोई जज साहब होते हैं, या उसका जो तरीक़ाकार है, क्या ये सिविल कोर्ट में भी आते हैं? हाँ बेटा, सिविल कोर्ट में भी कंपनी से मुतल्लिका मामलात आ जाते हैं। फिर उसमें हम जुरिस्डिक्शन देखेंगे कि सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन किस हद तक है और किस हद तक नहीं है। अब इस केस में बेटा ये था, प्रॉपर्टी है कंपनी के नाम। अब उस कंपनी ने दूसरी पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट किया कि जी इस प्रॉपर्टी को हम डीमॉलिश करके ना इसकी दोबारा कंस्ट्रक्शन करते हैं, और पार्टीज़ में आपस में कुछ सेटलमेंट हो गया, एग्रीमेंट वगैरह। अब उन्होंने ये तय किया कि जी हम आर्बिट्रेशन एक्ट के मुताबिक आर्बिट्रेटर के पास मामला ले जाते हैं जो आर्बिट्रेशन एक्ट में प्रोवाइडेड है। तो आर्बिट्रेशन एक्ट के मुताबिक इसका अवार्ड बन जाएगा, उसे हम सिविल कोर्ट में ले जाएंगे, सिविल कोर्ट इस पर फाइंडिंग दे देगी, तो ये इसका लीगल हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा।
फ्री कैन ने बिल्कुल ऐसे ही किया। आर्बिट्रेशन हुई, अवार्ड के लिए सिविल कोर्ट में चले गए, तो ऑनरेबल सिविल कोर्ट ने ये आर्बिट्रेशन अवार्ड डिसमिस कर दिया। उसके बाद ये अपील में आ गए ऑनरेबल हाई कोर्ट में, अपील भी खारिज हो गई। अब ये हैं केस के ब्रीफ फैक्ट्स। आज का हमारा टॉपिक है, मौजू है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। सवाल दिया गया है, एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन इट इज मेड बाय पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। बेटा ये सवाल की तरफ आ जाए। जो आज का हमारा सवाल था ना, जो इसमें आए हुए हैं सवालात कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे हमारे सिविल लॉ 1 के पेपर में, थोड़ा सा हम उनको पढ़ लेना। अब ये देखें, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी का भी आप लोग कंसेप्ट देखेंगे। इसमें हम सिर्फ इसमें दो चीज़ें देखते हैं, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी, और दूसरा है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके हिसाब से ये जजमेंट कैसे सूट करती है या इस जजमेंट का ताल्लुक क्या है। बेटा एग्रीमेंट सिर्फ उस सूरत में ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब इसकी शर्त पूरी हो जाए। अब शर्त पूरी कौन सी हैं कि पार्टीज़ कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए। अब ये जजमेंट सारी सिर्फ एक चीज़ के गिर्द ही घूमती है। अब इसमें एक शख्स है जिसने एग्रीमेंट साइन कर लिया कंपनी के बिहाफ पर और आर्बिट्रेशन में भी चला गया वो शख्स। अब ऑनरेबल सिविल कोर्ट ने जब सारी चीज़ें देखी ना, बेटा कंपनी का तरीक़ाकार ये है कि अब देखें ना, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल पर्सन हम इसे कहते हैं। इसका एक अपना तरीक़ाकार है लीगल प्रोसेस को अडॉप्ट करने के लिए। कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं, इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कंपनी के अहम मामलात से मुतल्लिका। अब इसमें जो एक शख्स है ख्वाजा साहब के नाम से, अब उन्होंने विदाउट एनी अथॉरिटी, बकायदा जो लॉफुल प्रोसीजर है ना कंपनी एक्ट के मुताबिक, बेटा ये पहले कंपनी ऑर्डिनेंस होता था 1984, उसके बाद 2017 में कंपनी एक्ट आ गया था। अब हम कंपनी एक्ट ही हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन जजमेंट उस दौर की है जब कंपनी एक्ट 1984 लागू था। अब उस शख्स ने अपनी तरफ से साइन वगैरह कर दिए आर्बिट्रेशन के। जब कोर्ट में मामला गया, वहाँ एविडेंस वगैरह हुई, तो अदालत ने इसे मानने से इनकार कर दिया। क्या हुआ, अल्टीमेट खारिज कर दिया। अब यही सारी बात डिस्कस की गई है। अब ये देखें ना, जो एक शख्स है ख्वाजा साहब, उन्होंने दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। जब ये कॉम्पिटेंट ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के, बेटा सिर्फ वन लाइन स्टेटमेंट है पूरी इस जजमेंट के इर्द गिर्द। जब आप लोग इसको अच्छे तरीके से जजमेंट को पढ़ें और सेक्शन 10 को अच्छे तरीके से पढ़ें और उसके बाद आप सवाल को हल करें, ये कैसे हो सकता है कि आप लोगों को मैक्सिमम बेस्ट मार्क्स ना मिलें। और जैसे पहले गुजारिश ही है, तकरीबन हर सवाल में ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट का हवाला वगैरह दिया जाता है। अब इसमें यही था कि उस शख्स को अख्तियार नहीं था। उसके अलावा ये सेक्शन 283 का भी हवाला दिया गया है। और अब ये देखें ना, एजेंसी का बियॉन्ड द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। अब जो ख्वाजा साहब हैं, अब उन्होंने अख्तियार उनको कोई नहीं मिला, लेकिन उन्होंने साइन वगैरह कर दिए, तो ऑनरेबल कोर्ट ने सेक्शन 228 एजेंसी के हवाले से जो पेपर में आई हुई है चीज़, उसका हवाला दिया है। इन दो चीज़ों को आप इस जजमेंट की रोशनी में बेटा देख लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जब टेस्ट होगा तो इसका भी रेफरेंस दीजिएगा और बाकी इसका एमसीक्यूज़ की भी कोशिश हम करेंगे। एमसीक्यू से बेटा ये होता है कि आप लोगों का शायद बर्डन ज़रा कम हो जाता है। पहली जजमेंट हमारी ये है। उसके बाद बेटा ये हमारी दूसरी जजमेंट है PLJ 2006 कराची। अब ये ना PLJ, ये ज़रा जहन में रख लें बेटा, ये हमारा पंजाब बार कौंसल है ना,
इसका रिसाला है, ठीक है ना, जिसे PLJ कहा जाता है, ठीक है ना, पंजाब लॉ जर्नल के नाम से या शायद पाकिस्तान लॉ जर्नल के नाम से है। अदरवाइज़ हमारा PLD एक बहुत बड़ा पब्लिशर है, लाहौर में इनका ऑफिस है। इनके तकरीबन 8 रिसाले हैं या 8 से भी ज़्यादा, जिनके मुख्तलिफ नाम हैं। ये भी ज़रा जहन में रख लीजिएगा, एज ए जनरल नॉलेज बेटा आप लोगों के काम आते हैं। PLD हो गया, SCMR हो गया, PCRLJ, CLC, MLD, YLR, ये CLD हो गया, ये इनके रिसाला जात हैं PLD के। लेकिन ये जो PLJ है ना, ये हमारा पंजाब बार कौंसल का रिसाला है, इसमें ये केस रिपोर्टेड है। और एक खूबसूरत बात बेटा आप लोग जहन में रख लें कि जो पेक्यूनरी जुरिडिक्शन है ना ऑनरेबल कराची हाई कोर्ट की, उसमें भी ज़रा कोई अमेंडमेंट वगैरह हुई हैं, जिस तरह हमारे ये लाहौर हाई कोर्ट में हो चुकी हैं पेक्यूनरी जुरिडिक्शन। अब ये सिविल सूट कि अगर मालियत पहले शायद कोई 25-30 लाख था, अब ज़्यादा हो गया है। अगर मालियत दावा इतना हो तो फिर उसका डायरेक्ट सिविल सूट ऑनरेबल कराची हाई कोर्ट में दायर करना पड़ता है पार्टीज़ को, वो सिविल कोर्ट में नहीं जाते। बेटा इस जजमेंट के ब्रीफ फैक्ट्स कुछ इस तरह हैं कि इसमें एग्रीमेंट टू सेल टाइप रिसीट की शक्ल में बिटवीन द पार्टीज़ हुआ। अब कैसे कि एक पार्टी ने दूसरी से बारगेन किया, उनका आपस में स्टिपुलेशन हुई, तय तवा हुआ कि जी ये प्रॉपर्टी हमने ख़रीदनी है। तकरीबन 85 लाख रुपए मालिया तय हुई। अब जो बेचने वाला है वो कहता है जी 85 लाख की है, ख़रीदने वाला कहता है कि ठीक है। अब ख़रीदने वाले ने 11 चेक्स दे दिए, और चेक्स जब दे दिए तो एक रसीद भी बना दी कि जी ये रसीद है, और उस पर उनका सारा पेमेंट प्लान वगैरह दिया गया। चेक्स जो दिए उनमें मुख्तलिफ अमाउंट्स वगैरह लिख दी थी। लेकिन इसमें एक चीज़ मेन असल जिसके गिर्द बेटा ये पूरी जजमेंट घूम रही है, या जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ सेटल हुआ इस फैसले में, कि रसीद की हैसियत क्या है, या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर कोई पार्टी मांगती है एग्रीमेंट टू सेल की, अगर रसीद हो, रिसीट जिसे हम आम तौर पर कहते हैं, तो इसके नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। अब ये सिविल जज के पेपर में बेटा जो आप लोगों का सवाल है, सेक्शन 10 को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसके इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, ऑफ़र क्या है, एग्रीमेंट क्या है, ऑफ़र एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट की ये शक्ल कब अख्तियार करते हैं। इस जजमेंट में बेटा सारा तरीक़ाकार बताया गया है। जैसे सेक्शन 7 और 10 का इसमें हवाला दिया गया है, कन्वर्टिंग प्रपोजल इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कि प्रपोजल कॉन्ट्रैक्ट में कैसे तब्दील होती है। इसका बेटा जैसे आप लोगों को बता दिया कि 11 चेक्स थे, तो ख़रीदने वाले ने कहा कि जी इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जाए, आप हमसे पेमेंट्स वगैरह लें और हमारे हक़ में बयान वगैरह दें, रजिस्ट्रीज वगैरह करा दें। तो दूसरी पार्टी जो बेचने वाली थी उन्होंने कहा जी रिसीट पर हमने वाज़े तौर पर लिख दिया था कि ये हमारा जो आपस में अंडरटेकिंग हुई है, स्टिपुलेशन हुई है, ये फ़ाइनल अभी तक नहीं हुई, फ़ाइनल ये बाद में होगी, जो हमारी बाद की शराइत फ़ाइनल हो जाएंगी। अब पहली पार्टी कहती थी कि नहीं जी हमारा आपस में लेन देन बात मुकम्मल हो चुकी है, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो आप इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वगैरह करें। तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब जो ख़रीदने वाला था वो ऑनरेबल कराची हाई कोर्ट में आ गया। अब ये स्टेज थी इस केस लॉ की बेटा, आर्गूमेंट्स थे इंटरम इंजंक्शन पर, जिसमें ये कुछ लॉ के असूल सेटल हो गए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक। अब यही देखें ना, एक बेटा सिंपल सी मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ, सिविल लॉ के हमारे पेपर में प्रपोजिशन वो छोटी सी दे देते हैं, उसके बाद कहते हैं जी इंटरम इंजंक्शन, इस पर आप एक आर्डर लिखें। अब देख लें आर्डर कैसे लिखते हैं, क्या तरीक़ाकार है। इस जजमेंट में बेटा खूबसूरती से एक एक चीज़ को बता दिया गया है। अब इसका नटशेल क्या हुआ, एंड क्या हुआ इस जजमेंट का, बेटा यही हुआ कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फरमाया कि जो रिसीट है ना, उसको एग्रीमेंट टू सेल के हिसाब से हम 4 चीज़ें देखेंगे। बेटा ये
प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं, इनको हमेशा के लिए जहन में रख लीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को बहुत इज़्ज़त दे। ये सिर्फ सिविल जज के लिए नहीं है, उस खाले के तकदीर ने पता नहीं आप लोगों के नसीब में कितनी बड़ी तरक्की लिखी है। मिसाल दे रहा हूँ बेटा, अगर इसी तरीके से आप लोग लगे रहे, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग एडिशनल सेशन जज शायद बन जाएं, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप लोगों के नसीब में लिखा है, या कोई बड़ी बात नहीं है, ये ऑनरेबल जस्टिस के लिए आप लोग आ जाएं। बेटा ये प्रैक्टिकली होता है, मैं आप लोगों को ये हकीकत में मिसाल दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे असाज़ा इकराम थे, जो हमें लॉ कॉलेज वगैरह में पढ़ाते थे, या वो शख्सियात जो उस वक्त प्रैक्टिस करती थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग ऑनरेबल जस्टिस साहबान हैं। बेटा इसी तरह होता है तरक्की का सफ़र, बस लगे रहो अपनी मंजिल पर, मेहनत और ईमानदारी की बुनियाद पर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान और यकीन के साथ किरदार साफ़ सुथरा हो, ईमानदारी हो, काबिलियत हो, तो ये अल्लाह पाक का वादा है कि वो बेहतरीन से बेहतरीन ओहदा देता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वरासत, ओहदा, इज़्ज़त भी अपने लोगों के लिए रखी है जो पाक बाज रहें, अच्छे और साफ़ सुथरे रहें। भाई दफ़े आप लोगों को मैंने ये बात बेटा बता दी। इस जजमेंट में बेटा 4 निशानियाँ बताई गई रिसीट से मुतल्लिक़ा। क्या? अब ऑनरेबल हाई कोर्ट फरमाती है कि जब परचेज़र और सेलर, वेंडर हो गया ना, जो प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है और जो बेच रहा है, उनके पार्टिकुलर्स वगैरह वाज़े आ जाएं, सेल कंसिडरेशन भी वाज़े आ जाए, प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन भी वाज़े तौर पर हो। और इसके अलावा एक बड़ा खूबसूरत सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो मैंने अलहदा कर लिया था, इसको बेटा हमेशा के लिए जहन में रख लें। अब ये लफ्ज़ है कंसेंसस एड आइडम। अब इसका इंग्लिश में मफ़हूम क्या है? इंतहाई अहम चीज़, जब फ़रीक़ैन के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कि उस कॉन्ट्रैक्ट में मेन म्यूचुअल कंसेंसस क्या है, कि दोनों के दिमाग में कौन सी चीज़ है, क्या वो चीज़ सेम है जिस पर उनका ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब इसको आप लोग देख लें, एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट पीपल आर ग्रुप्स अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ नेसेसरी बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज़ कंसिडर्ड टू बी लीगली एक्सेप्टेबल। बेटा ये कंसेंसस एड आइडम अगर पार्टीज़ के दरमियान में हो, अगर ये 4 खसूसियात पूरी हो जाएं, तो रिसीट बतौर एग्रीमेंट टू सेल तस्लीम की जाती है। लेकिन इसमें जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया कि ये कवायद और शराइत पर पूरी ही रिसीट नहीं उतरती थी। क्यों? जो बेचने वाला था ना, उसने कह दिया था कि ये हमारा फाइनलाइज अभी नहीं है, फर्दर जब हमारी सेटलमेंट होगी उसके बाद हम इसको फाइनलाइज करेंगे। दूसरी पार्टी कहती थी नहीं जी ये चेक्स वगैरह हमने दे दिए हैं, तो आप लोग इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पर आ जाएं। बेटा ये 2 जजमेंट्स हैं, मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि इनको अच्छे तरीके से पढ़ लें और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनको तैयार कर लें। इंशाल्लाह ताला और भी जजमेंट्स हैं, इस तरीके से हम चलेंगे, इसमें मज़ीद हुस्न और ख़ूबसूरती तरीक़ा तालीम में पैदा करेंगे। तो ये मेरी कोशिश है, ख़ासकर मेरी बहनों और बेटियों का मसला आप लोग कुछ बताते भी रहते हैं कि सर हम अदालत में नहीं जा सकते या दूर दराज एकेडमियों में भी नहीं जा सकते। तो बेटा इस पर अल्लाह की ज़ात गवाह है, बेहतरीन तरीके से मेरा कामिल यकीन है, अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इज़्ज़त देगा। दुआओं में याद रखिएगा। इन अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।